जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो चलिए हम लोग अपना बिहार स्पेशल शुरू कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे वैदिक काल में बिहार, यानी वैदिक काल में बिहार की स्थिति क्या थी। ठीक है कि वैदिक काल में आखिर बिहार में क्या कुछ नए काम हुए, क्या कुछ नहीं हुए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, आर्यों द्वारा भारत में स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया, यानी वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, आर्य जो थे ये मध्य एशिया से आए हुए थे। आर्य कहाँ से आए हुए थे? तो मध्य एशिया से आए हुए थे। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, तो आर्यों द्वारा भारत में स्थापित सभ्यता को क्या कहा गया? वैदिक सभ्यता कहा गया। ठीक है, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि इसका इतिहास जो है वो वेदों पर आधारित है। ठीक है, और वेद 4 होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सही, ठीक है ना? तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वैदिक सभ्यता के 2 भागों में बांटा गया है, यानी वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, यानी इसको हम लोग 2 चरण में बांटते हैं। पहला हो गया पूर्व वैदिक काल तथा दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल। ठीक है, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटते हैं हम लोग? 2 भागों में, पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। अब पूर्व वैदिक काल का समय कब से कब तक है? तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो ये पूर्व वैदिक काल का है। और उत्तर वैदिक काल का क्या है? तो ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इस डेट को याद रखिएगा, कभी ये मैचिंग में आ जाता है, यानी मिलान करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पूर्व वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार में नहीं था। देखिए, पूर्व वैदिक काल जो है ये वाला काल, इसका विस्तार हमारा बिहार में नहीं था। और हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? अपना बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जब हम लोग भारत के बारे में, यानी प्राचीन भारत जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में उसकी चर्चा अलग होगी। ठीक है, तो हम लोग बिहार के दृष्टिकोण से देखेंगे कि पूर्व वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार में नहीं था। यहां से सवाल बना हुआ है। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल में ध्यान रखिएगा, यानी इस काल में बिहार का, यानी वैदिक काल का विस्तार बिहार में नहीं था। ठीक है, अगला है उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी तक हुआ। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल में हम लोग आते हैं तो इस समय आर्यों का विहार लगभग बिहार में हो चुका था, यानी गंडक नदी के तट तक। सवाल पूछा हुआ है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। कौन सी नदी है? गंडक नदी। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी तक हो चुका था, लेकिन पूर्व वैदिक काल में इसका विस्तार नहीं हुआ था। ठीक है, आगे बिहार के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ये भी सवाल पूछा हुआ है कि बिहार के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी कहाँ मिलती है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। इसको याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम बिहार की जानकारी मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में किया गया है, यानी शतपथ ब्राह्मण में बिहार की चर्चा किस नाम से किया गया है? तो विदेह के नाम से किया गया है। ठीक है, विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत तथा मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। यानी कौन कौन सा क्षेत्र दर्शाता है? तिरहुत तथा मिथिला, यानी गंगा वो साइड है। ठीक है, उत्तर वाले, यानी उत्तर बिहार है। ठीक है, तो विदेह के रूप में कौन कौन से 2 क्षेत्र हैं? तो तिरहुत और मिथिला। सही है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं वात्य कहा गया था। 2 नाम याद रखिएगा, ऋग्वेद में बिहार को और साथ साथ मगध को भी। बिहार यानी क्योंकि मगध बिहार में ही था, तो ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया था? कीकट एवं वात्य। उरात्य, ये वात्य उच्चारण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कीकट एवं उरात्य कहा गया था। ठीक है, कहा गया है। अगला पॉइंट है, वराह पुराण में कीकट को अपवित्र कहा गया है। एक पुराण है वराह पुराण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन सा पुराण है? वराह पुराण। इसमें कीकट को क्या माना गया है? अपवित्र माना गया है। ठीक है, तो इसे बहुत सारे इतिहासकार भी बोलते हैं कि पहले बिहार को अपवित्र कहा जाता था, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए उतनी लिखित जानकारी नहीं है अभी। ठीक है, तो हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते हैं कि ऐसे शब्दों का हम यूज करें। ठीक है, तो वराह पुराण में कीकट को किस नाम से जाना गया है? यानी इसको कीकट को अपवित्र कहा गया है। ठीक है, अगले पॉइंट, पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश वृद्धरथ राजवंश था। ध्यान रखिएगा, मगध का कौन सा राजवंश था पहला? तो वृद्धरथ राजवंश। ध्यान रखिएगा, किसके अनुसार? तो पुराणों के अनुसार। अगला पॉइंट, मगध क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलती है। ध्यान रखिएगा, यह भी सवाल पूछा हुआ है।
यानी मगध क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलती है? तो अथर्ववेद में मिलती है, ठीक है। यानी ऋग्वेद वेद कितने हैं? 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, ठीक है। चौथा कौन है? अथर्ववेद। तो यानी मगध क्षेत्र का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। आगे, बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रचार उत्तर वैदिक काल में हुआ, ध्यान रखिएगा, यानी इस काल में। यानी बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रचार किस काल में हुआ है? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। आगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ध्यान रखिएगा ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय एवं एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। इसी में 16 महाजनपदों की जानकारी दी गई है, ठीक है। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले बहुत सारे एग्जाम में बिहार के पूछ चुका है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे आते हैं। अब हम लोग आते हैं महाजनपद काल में, ठीक है। यानी महाजनपद काल के हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए, प्रारंभ में छोटे छोटे कबीले राजनीति के केंद्र होते थे। शुरुआत में क्या होते थे कि छोटे छोटे मतलब होते थे, जैसे ग्रुप में होते थे 10 गो, फिर उससे बड़ा होकर ग्रुप बनता था 50 का, फिर 100 का बनता था, फिर 1000 का बनता था, फिर 10,000 का बनता था। तो वैसे वैसे ग्रुप बना करता था। तो जो छोटे छोटे कबीले राजनीति के केंद्र होते थे, छोटे छोटे होते थे, ठीक है। धीरे धीरे कबीला जन बना, यानी धीरे धीरे उसमें और भी लोग जुटे तो वो क्या बन गया? जन बन गया, ठीक है। उसके बाद जनपद का रूप लिया, यानी जन के बाद उसमें और आदमी शामिल हो गए तो वो क्या हो गया? वो जनपद बन गया, ठीक है। तथा फिर महाजनपद के नाम से विख्यात हुआ, यानी महाजनपद के उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और बहुत सारे क्षेत्र उसमें मिल गए, तो उसको हम लोग क्या कहें? उसको क्या कहा गया? तो महाजनपद कहा गया, ठीक है। आगे देखते हैं। 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद का विस्तार बिहार में था। टोटल कितने हम लोग महाजनपद अभी तक देखे हैं? 16 महाजनपद अभी तक हम लोग सुने हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कौन सा महाजनपद कहाँ था। तो टोटल कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद है, जिसमें से बिहार में कितने हैं? तो बिहार में 3 ही है। ध्यान रखिएगा, सवाल अभी तक पूछा नहीं हुआ, मतलब पूछा नहीं है, हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में ये सवाल पूछ दे, ठीक है, कि 16 महाजनपदों में से बिहार में कितने महाजनपद स्थित है? तो कितने हैं? तो 3 है। तो हम लोग देख लेते हैं कि 3 कौन कौन है। तो पहला है लिच्छवी, इसको वजी भी बोलते हैं, ठीक है। पहला है लिच्छवी, और ये लिच्छवी में कौन कौन क्षेत्र शामिल है? तो वैशाली एवं मुजफ्फरपुर, ठीक है। पहला है लिच्छवी, या इसको वजी भी बोलते हैं, वजी भी बोलते हैं। कौन कौन क्षेत्र है? तो वैशाली और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। दूसरा है मगध। मगध में कौन कौन सा क्षेत्र है? तो पटना हो गया, गया हो गया तथा राजगीर का क्षेत्र, यानी नालंदा वाला क्षेत्र। तो इसको बोल सकते हैं पटना, गया तथा नालंदा का क्षेत्र किसमें आता था? तो मगध में आता था, ठीक है। और तीसरा हो गया अंग। तो अंग में कितने क्षेत्र हैं? तो अंग में 3 क्षेत्र हैं, भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है, ठीक है। तो हम लोग तीनों को देख चुके हैं कि लिच्छवी, मगध एवं अंग, ये 3 क्षेत्र, 16 में से 3 क्षेत्र कहाँ थे? तो ये बिहार में थे, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं मगध महाजनपद, ठीक है। इसको हम लोग बिहार के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग प्राचीन भारत जब पढ़ेंगे तो मगध महाजनपद को बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन बिहार के दृष्टिकोण से इसमें पढ़ना है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मगध महाजनपद के बारे में हम लोग देखते हैं कि मगध महाजनपद सभी महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली था। टोटल कितने महाजनपद थे? तो टोटल 16 थे, और 16 में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था? तो ये मगध था, ठीक है। अब इसका कारण क्या था, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिबज्र या राजगृह थी, जो अभी राजगीर के नाम से फेमस है। तो मगध की सर्वप्रथम यानी सबसे पहली राजधानी कौन थी? तो गिरिबज्र या राजगीर थी, ठीक है। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, यानी राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? अभी भी 5 पहाड़ी से। अब हम लोग पहाड़ी के नाम देख लेते हैं, ये सवाल पूछता है, ठीक है। कौन कौन से 5 पहाड़ी है? तो पहला है रत्नागिरी, ध्यान रखिएगा, पहला कौन सा पहाड़ी है? रत्नागिरी। दूसरा है सोनगिरी, तीसरा है विभागिरी, चौथा है उदयगिरी, और 5वां है कौन सा है? विपुलाचल है, विपुलाचल पहाड़ी है। तो टोटल राजगीर कितने पहाड़ी से घिरा हुआ है? तो ये 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है। तो मगध शक्तिशाली इसलिए भी था क्योंकि ये चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ था। तो दुश्मन आखिर अटैक कैसे करेंगे? पहाड़ तो पार करके अटैक नहीं करेंगे, तो एक ये भी कारण था। दूसरी बात, कहा जाता है कि यहाँ पूरा का पूरा मगध का क्षेत्र जंगल हुआ करता था, और इसमें बहुत सारे हाथी मिलते थे, ठीक है, क्योंकि जंगल में हाथी रहता है। तो
मगध को सेना के पास बहुत सारा हाथी भी था, तो वो भी युद्ध में काम आ जाते थे, ठीक है। और दूसरा बात, ये गंगा नदी के ये किनारे बसा हुआ है, तो उससे भी मगध को फायदा मिलता था, ठीक है। तथा ये गंगा यानी गंगेटिक बेल्ट है, ये मगध जो यानी बिहार है ये गंगेटिक बेल्ट है, यानी गंगा के किनारे है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ही अच्छा साधन था, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रजश्री, और ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये पांचों पहाड़ी को आप लोग अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल पूछता है, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, मगध क्षेत्र का विस्तार पटना से गया तक था, यानी मगध क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक है, उस समय कहां से कहां तक था, तो पटना और गया वाला, जो पटना और गया वाला क्षेत्र है वो किस में आता था, तो मगध में आता था, ठीक है। आगे आते हैं, मगध तथा अंग महाजनपद का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है, ध्यान रखिएगा, मगध और अंग, मगध तथा अंग महाजनपद का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग अंग महाजनपद के बारे में जान लेते हैं कि अंग महाजनपद के बारे में क्या सी खास खास बातें हैं। देखिए, अंग महाजनपद का विस्तार, अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर तथा मुंगेर के क्षेत्र तक था, यानी अंग महाजनपद का विस्तार कहां था, भागलपुर तथा मुंगेर के क्षेत्र, ठीक है। आगे आते हैं, अंग महाजनपद की राजधानी कहां थी, तो चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहां थी, तो चंपा थी। हम लोग इतिहास में यानी महाभारत काल में भी पढ़ चुके होंगे कि अंग का राजा कौन था, तो कर्ण था, ठीक है, जो बहुत दानी हुआ करता था, इसके बारे में बहुत सारी कहानी प्रचलित है। तो इसकी राजधानी अंग की कहां थी, तो चंपा थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग महाजनपद के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त, ध्यान रखिएगा यहां से, अंग महाजनपद के अंतिम शासक था ब्रह्मदत्त, को मगध शासक बिंबिसार ने, यानी ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को क्या किया था, तो अंग को मगध में मिला लिया था, ठीक है। तो अंग को मगध में किसने मिलाया था, तो बिंबिसार ने। वहां के कौन राजा था, तो ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त को हराकर बिंबिसार ने अंग क्षेत्र को अपने यानी मगध में मिला लिया था, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा वैदिक काल में बिहार के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखे हैं। चलिए इसके दूसरा यानी जो दूसरा भाग होगा उसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।